हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में चाइल्ड साइकोलॉजी या फिर कह लीजिए बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर का एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है इंक्लूसिव एजुकेशन या फिर समावेशित शिक्षा। इसमें भी आप सभी से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप हॉस्टल वार्डन की तैयारी कर रहे हो, प्री बीएड, टीईटी या फिर टीचर रिक्रूटमेंट की तैयारी करते हैं, तो आप सभी के लिए ये जो चैप्टर है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, स्पेशली जो हॉस्टल वार्डन की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि हॉस्टल वार्डन का एग्जाम के लिए अब ज़्यादा समय रह नहीं गया है। तो इस वीडियो के अंदर हम 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस का यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। इसको आप टेस्ट की तरह ले। अगर आप समावेशित शिक्षा के बारे में पढ़ा है, आपने तैयारी किया है, तो इस टेस्ट को दें और बताइएगा कि 15 में से आपका कितना सही होता है। चैनल में पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करें, दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। तो चलिए लेट ना करते हुए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और ये रहा आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक समावेशी कक्षा में क्या होना चाहिए। विशेष बच्चे हमेशा अपने पाठ्यचर्या पर काम करते हैं। सभी बच्चों की कक्षा की गतिविधियों तक पहुंच है और वे कक्षा की क्रिया में शामिल हैं। विशेष बच्चों को जरूरतमंद और आश्रित के रूप में देखा जाता है। या फिर ऑप्शन नंबर डी है, सभी बच्चे समान पाठ्य चर्चा का पालन करते हैं और सभी शिक्षार्थियों के लिए समान शिक्षा शास्त्र अपनाया जाता है। कौन सा विकल्प यहाँ पे सही है, आप सभी को बताना है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी है। जो एक समावेशी कक्षा होता है उसमें सभी बच्चों की कक्षा की गतिविधियों तक पहुंच होती है और वे कक्षा की क्रियाकलापों में शामिल होती है। सभी कक्षा का मतलब ये हो गया कि ऐसे सभी छात्र, चाहे वो विकलांग हो या फिर विशेष आवश्यकता वाले छात्र होते हैं, सभी को इसमें शामिल किया जाता है। और उनके कक्षा के जितने भी छात्र होते हैं, सभी तरह के छात्रों को, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इस बात को आपको याद रखना है, समावेशन के अंदर सभी छात्रों को, जिसमें विकलांग छात्र भी होते हैं, नॉर्मल छात्र भी होते हैं और विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं, सभी होते हैं। सभी जो है नियमित गतिविधियों में उनका पहुंच होता है और कक्षा की क्रियाकलापों में वो शामिल भी होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है, आपको याद रखना है। समावेशी कक्षा में इस बात पर ही सुनिश्चित किया जाता है, इस बात को ही सुनिश्चित किया जाता है कि सभी छात्रों को उनकी योग्यताओं और अक्षमताओं की परवाह किए बिना सीखने की अवसरों तक समान पहुंच हो, इस चीज का विशेष ध्यान दिया जाता है। राइट, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। उम्मीद है आपका भी ये सही हुआ होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। दूसरा प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा कि समावेशी शिक्षा खाली स्थान के विविध जरियों के निष्कासन पर बल देता है। मतलब ये समावेशी शिक्षा जो है किसके तरीकों पर, जरिया बोल रहा हूं, मतलब किस तरीके के निष्कासन पर एक बल देता है। प्रस्तुतिकरण, भेदभाव, संलग्नता या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका क्या आंसर होगा आप सभी को बताना है। तो इसका राइट आंसर देखिए, कुछ ऐसे प्रश्न हैं, मैं हर बार रिपीट करता हूं, कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो आप नहीं भी पढ़े हैं तो अपना कॉमन सेंस का यूज करके भी आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो जो समावेशी शिक्षा है, हमने पहले भी बताया कि इसमें एक समानता को, इसमें समानता पर बल दिया जाता है। चाहे वो विशेष बच्चे हों या फिर विकलांग बच्चा हो, विशेष मतलब स्पेशल चाइल्ड हो, इन सभी के समानता पर जोर दिया जाता है। और समावेशी शिक्षा के अंदर किसके जरियों को निष्कासन की, तो भेदभाव के निष्कासन को बल देता है। ठीक है, समावेशी शिक्षा के अंदर भेदभाव को दूर किया जाता है। भेदभाव वहां पे बिल्कुल नहीं करना होता है, क्योंकि सभी तरह के छात्रों को वहां पे शामिल किया जाता है। इस चीज को याद रखिएगा। मतलब जो समावेशी शिक्षा होता है ना, एक ऐसा शैक्षणिक दृष्टिकोण होता है या फिर शैक्षणिक दृष्टिकोण को संदर्भित करता है, जिसका उद्देश्य क्या होता है कि सभी छात्रों को उनकी पृष्ठभूमि, उनकी क्षमताओं, उनकी विभिन्नताओं की परवाह किए बिना ही सबके लिए समान अवसर हो और साथ ही साथ उनके गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक उनका पहुंच हो, ऐसा वहाँ पे व्यवहार रखा जाता है, ऐसा निश्चित सुनिश्चित किया जाता है। ठीक है, तो भेदभाव को निष्कासन पर विशेष बल दिया जाता है। इसका आंसर बिल्कुल सही आंसर है। अच्छा, यहाँ पे समावेशी शिक्षा के अंदर भेदभाव की अगर मैं बात करूं तो क्या क्या पॉइंट रखा जा सकता है, किस तरह के भेदभाव को यहाँ पे हटाना है। तो जैसे एक लेते नस्लवाद। ठीक है, नस्लवाद की जो भेदभाव होती है इसको हटाने की बात किया जाता है। जैसे लिंगवाद, लिंगवाद के भेदभाव को दूर किया जाने की प्रयास किया जाता है। समर्थवाद, समर्थवाद, इसी तरह हो गया वर्गवाद। ठीक है, इन सभी तरह के जो भेदभाव जहां से हो सकता है, इन सभी तरह के पॉइंट्स को याद रखिएगा, इन सबको निष्कासन करने की कोशिश किया जाता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर।
तीसरा प्रश्न है आप सभी के लिए कि निम्न में से कौन सा सिद्धांत शिक्षा में समावेशन के लिए बाधक है। ठीक है, शिक्षा में समावेशन के लिए कौन सा सिद्धांत जो है बाधक है। विषय वस्तु को विविध प्रकार से प्रस्तुत करना, विद्यार्थियों को विविध प्रकार से नामीकृत करना, मतों को विविध प्रकार से अभिव्यक्त करना, या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक। ये चारों विकल्प में से कौन सा ऐसा विकल्प है जो कि शिक्षा के समावेशन का जो सिद्धांत होता है ना उसको बाधित करता है। बताइए क्या इसका आंसर होना चाहिए। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। विद्यार्थियों को विविध प्रकार के नामों से नामीकृत करना। मान लो अगर कोई स्पेशल चाइल्ड है तो हम उसको उसी तरह से हम उसको बोल रहे हैं कि ये इधर आ, तो इस तरह से जो अगर नामीकृत करके हम किसी को बुलाते हैं या फिर उसको नामीकृत करते हैं तो ये कहीं ना कहीं एक समावेशन शिक्षा के लिए बाधक के रूप में कार्य होता है। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। देखिए, शिक्षा में समावेशन का अभिप्राय विद्यालय में सभी बच्चों के लिए शिक्षा है, क्योंकि ये सभी बच्चों को शिक्षा प्रणाली में शामिल करने के लिए संदर्भित किया जाता है। चाहे वो उनके कितनी भी विभिन्नताओं हो, कितनी भी अक्षमताओं हैं, सभी को इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है, तो जो शिक्षा प्रणाली है उसमें उपेक्षा में जो भी तरह के जोखिम होते हैं उन सभी से बचा ही जाता है, उन सभी को दूर करने की कोशिश किया जाता है समावेशन शिक्षा के अंदर। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर बी होगा। विद्यार्थियों को विविध प्रकार से नामीकृत करना, ये जो होता है यह सिद्धांत जो है वो समावेशन के लिए बाधित करता है या फिर बाधन करता है। राइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, चौथा प्रश्न है, ध्यान से पढ़िएगा कि अभिकथन ए है कि समावेशी शिक्षा सभी छात्रों को लाभान्वित करती है, न कि केवल विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को। ठीक है, कारण समावेशी प्रथाएं कक्षा में आपसी सम्मान और समझ का माहौल बनाती है। क्या कथन कारण दोनों सही है या फिर केवल कथन सही है, कारण गलत है? ये चारों विकल्प को ध्यान से देखिए और फिर आंसर देने की कोशिश करिए कि कौन सा आंसर बिल्कुल सटीक होगा इसके लिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर सी कि ए और आर दोनों सत्य है। मतलब पहला जो कथन है अभिकथन वो भी सही है और दूसरा जो कारण है वो भी सही है, और साथ ही साथ जो कारण है वो अभिकथन का सही व्याख्या है। इस चीज को याद रखिएगा, क्योंकि समावेशी हमने देखा ये समावेशी शिक्षा जो होता है सभी छात्रों को लाभान्वित करती है। पहली बात, इसमें कोई विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए ही समावेशन शिक्षा नहीं है। कारण क्या है कि समावेशी प्रथाओं में कक्षा में आपसी सम्मान, क्योंकि सभी छात्रों की यहाँ पे बात किया जा रहा है, मतलब समावेशी जो शिक्षा है उस कक्षा में सभी छात्रों के बीच में एक सम्मान की भावना होना चाहिए और एक समझ का माहौल को भी बनाती है। इसीलिए कथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण जो है कथन को सही तरीके से व्याख्या करता है। राइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कारक बच्चों के अपवर्जन एक्सक्लूजन को प्रेरित करता है। ये चारों में से कौन सा ऐसा कारक है, सॉरी कारक नहीं, यहाँ पे कारण लिख लीजिएगा। ठीक है, ये चारों में से कौन सा ऐसा कारण है जो बच्चों के अपवर्जन एक्सक्लूजन को प्रेरित करता है। अक्षमता, निर्धनता, ईसीई केंद्रों की कम संख्या, या फिर उपयुक्त में से कोई एक से अधिक। अब बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए कि इसमें से कौन सा एक कारक है जो बच्चों के अपवर्जन यानी एक्सक्लूजन को प्रेरित करता है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी निर्धनता, ये इसका राइट आंसर होगा। क्यों होगा भाई, सुनिएगा। निर्धनता एक महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है, यहाँ पे कारक नहीं एक्चुअली एक कारक है, याद रखिएगा। देखिए, जो निर्धनता होता है एक महत्वपूर्ण कारक हो सकता है जिसके कारण जो छोटे बच्चे होते हैं विभिन्न अवसरों से वंचित रह जाते हैं, जिनमें गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था की शिक्षा तक पहुंच भी शामिल होती है। आप सभी को पता ही है, आज तो हालांकि ये सुविधाएं नहीं है, गवर्नमेंट कई सारे स्कूल चला रहे हैं फ्री में। ठीक है, उनको फ्री में शिक्षा जो है, राइट टू एजुकेशन है, तो इसकी वजह से ये सब कम देखने को मिलता है। लेकिन कहीं ना कहीं आप सरकारी स्कूलों की हालत को आप बहुत अच्छे से समझते हैं। ठीक है, उतने ढंग से उनको वो जो एफर्ट देना चाहिए बच्चों को पढ़ाने के लिए उतना नहीं देते, क्योंकि और ये प्राइवेट स्कूल्स होते हैं जहाँ एजुकेशन तो अच्छा है लेकिन महंगे होते हैं। अब जो निर्धन बच्चा होगा उसकी जो प्रारंभिक शिक्षा होगी उसमें तो ये निर्धनता के कारण जो एक उचित सही एजुकेशन उससे तो वंचित रह जाएगा। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जो निर्धनता है वो एक ऐसा कारक है जो बच्चों के अपवर्जन या फिर एक्सक्लूजन को प्रेरित करता है। ठीक है, याद रखिएगा इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, निर्धनता। ठीक है, याद रखिएगा। और ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है आप सभी के लिए स्क्रीन के ऊपर कि वंचित और
हाशिए पर स्थित समूहों की भाषा और संस्कृति को स्कूली पाठ्यक्रम में समावेशित करने से एक अध्यापक क्या सुनिश्चित कर सकता है? शिक्षा में समानता, शिक्षा में साम्यता, सुविधा वंचित समूहों के प्रति सहानुभूति या फिर विशेषतः वंचित समूहों के लिए व्यावसायिक शिक्षा। बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। मतलब जो ऐसे बच्चे, ठीक है, जो वंचित और हाशिए पर स्थित समूह की भाषा और संस्कृति को स्कूली पाठ्यक्रम में समावेशित करने से एक अध्यापक क्या सुनिश्चित कर सकता है। मतलब कहने का कि कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं या फिर अलग अलग कल्चर से आते हैं। तो अगर किसी स्कूल में कोई शिक्षक या अध्यापक इन सबको भी शामिल करता है ताकि वो अपने प्रारंभिक शिक्षा को, तो अलग अलग कल्चर और लैंग्वेज के में भी अगर प्रारंभिक शिक्षा दिया जाए, अगर कोई अध्यापक ये सुनिश्चित कर ले तो ये शिक्षा में साम्यता की बात को बढ़ाता है। ये सुनिश्चित कर सकता है कि शिक्षा में साम्यता हो, यूनिफॉर्मिटी आ जाए। ठीक है, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, वंचित और हाशिए पर रहने वाले समूह ऐसे समूह हैं जिसके पास प्रतिष्ठित छात्रों की तुलना में पर्याप्त संसाधन नहीं होते हैं और छात्रों को इन समूहों के साथ जाति, रंग या आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव किया जाते रहा है। वर्तमान में महामारी की स्थिति में इंटरनेट या कंप्यूटर तक पहुंच की कमी के कारण, जैसे अब कोविड की ही अगर मैं बात कर लूँ, ठीक है, कोविड की ही अगर मैं बात कर लूँ, तो उस समय जो लोग समर्थ थे उन लोग के पास तो इंटरनेट की सुविधाएं, तरह तरह की सुविधाएं थी, लेकिन जो वंचित वर्ग है उनके पास तो ये सारी सुविधाएं थी नहीं। तो अगर कोई शिक्षक जो है इन सभी चीज़ को भी उनको प्रोवाइड कर दे तो शिक्षा में साम्यता जो है लाया जा सकता है। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7वां प्रश्न है, ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन थोड़े बड़े बड़े हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक समावेशी कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है? यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रत्येक बच्चे को अपनी क्षमता का एहसास करने का अवसर मिले। ऑप्शन नंबर बी, कक्षा के लिए योजना बनाना ताकि हर बच्चा उसी गति से आगे बढ़े। तीसरा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि शिक्षक कक्षा के मानक निर्देश देता है। या फिर ऑप्शन नंबर डी, बच्चों के माता पिता के व्यवसाय का पता लगाना ताकि शिक्षक को पता चले कि प्रत्येक बच्चे का भविष्य का क्या होगा। बताइए, थोड़ा सोच समझ के इसका आंसर देना पड़ेगा आपको कि क्या इसका आंसर हो सकता है। देखिए, शैक्षिक समायोजन में ना शिक्षक सबसे महत्वपूर्ण संसाधन होता है। ध्यान से समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो शैक्षिक समायोजन होता है उसमें शिक्षक सबसे महत्वपूर्ण संसाधन होता है। वे शैक्षिक क्षेत्र में आवश्यक किसी भी परिवर्तन के लिए, शिक्षा और कार्यान्वयन के लिए प्रमुख आंकड़े हैं। ठीक है, तो एक समावेशी कक्षा में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका यह होता है कि यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक बच्चे को अपनी क्षमता का एहसास कराने के लिए एक अवसर मिले। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, तो इसका राइट आंसर हमको लेना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब एक समावेशी शिक्षक में शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यही होगा कि वह यह सुनिश्चित करने का प्रयास करे कि प्रत्येक बच्चे को अपनी क्षमता का एहसास कराने का अवसर मिले। ठीक है, इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए। और क्या है कि उनके मतभेदों और अक्षमताओं की परवाह नहीं करना है। ठीक है, उनके प्रवाह किए बिना शिक्षा प्रणाली में सभी बच्चों को शामिल किया गया है, ऐसा एक विचार होना चाहिए। सभी तरह के बच्चों को शामिल करना है इसमें। ठीक है, और देखिए, एक समावेशी कक्षा का मूल सिद्धांत क्या क्या होना चाहिए, कुछ पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ, सुनिएगा कि एक समावेशी कक्षा के मूल सिद्धांत क्या होना चाहिए कि अच्छी तरह से शैक्षिक योजना का निर्माण किया जाए। दूसरा, संसाधन के रूप में बहुभाषावाद का उपयोग किया जाए। सभी तरह के जो भाषा बोलने वाले बच्चे हैं उन सभी जो हैं अपना एजुकेशन ले सकें, इसलिए संसाधन के रूप में बहुभाषावाद का प्रयोग किया जाना चाहिए। विशिष्ट शैक्षणिक रणनीति का उपयोग किया जाना चाहिए और सभी के लिए समानता और समान की भावना, समान अवसर उपलब्ध हो, इन सारे चीज़ों को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर था ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां की ओर। 8वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशी शिक्षा का सर्वोत्तम वर्णन करता है? ऑप्शन नंबर ए, एकीकृत शिक्षा के साथ प्रत्येक छात्र को शिक्षा। ऑप्शन नंबर बी, स्कूल में जाति, पंथ, विकलांगता के बावजूद प्रत्येक छात्र को शिक्षा। ऑप्शन नंबर सी, प्रत्येक छात्र को उनकी अक्षमता, जाति, पंथ के बावजूद पाठ्य चर्चा के साथ साथ पाठ्येतर गतिविधियों में समान अवसर प्रदान करना। या फिर ऑप्शन नंबर डी, समावेशी शिक्षा स्कूल के परामर्शदाताओं और शिक्षकों द्वारा दी जा सकती है। बताइए कि क्या इसका सटीक आंसर होगा। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है।
ठीक है, कि एक समावेशी शिक्षा का सर्वोत्तम वर्णन यही है कि प्रत्येक छात्र को उनकी क्षमता, जाति, पंथ के बावजूद पाठ्य चर्चा के साथ साथ पाठ्येतर गतिविधियों में समान अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समावेश से सभी बच्चों को मुख्य धारा में लाया जाता है। विभिन्न तरह के विभिन्नताओं के बावजूद भी बच्चों की आवश्यकता के अनुरूप शिक्षा प्रणाली में उपयुक्त संशोधन किया जाना चाहिए। और क्या होना चाहिए, तो समावेशी स्कूल या कक्षा में जो छात्र होते हैं उनकी आवश्यकता के अनुसार सभी अनुकूलन और संसाधन जो है उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इसके बाद समावेशी शिक्षा का उद्देश्य यह होना चाहिए कि छात्रों को स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनाया जाए। तो ये सब कुछ पॉइंट्स जो मैंने बोला उसको ध्यान से आपको सुनना है। ठीक है, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9वां प्रश्न है आप सभी के लिए कि खाली स्थान छात्रों को किसी भी क्षेत्र में उनकी क्षमता या कमजोरियों की परवाह किए बिना एक कक्षा में समुदाय में एक साथ लाती है और इन छात्रों की क्षमता और अधिकतम करने की मैक्सिमाइज करने का प्रयास करती है। विशेष शिक्षा, एकीकृत शिक्षा, व्यक्तिगत शिक्षा या फिर समावेशित शिक्षा। तो हम तो जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसी के अनुसार इसका आंसर हो जाएगा समावेशी शिक्षा। एक समावेशी शिक्षा का ही ये मुख्य उद्देश्य होता है कि जो समावेशी शिक्षा है ना वो गरीबी या फिर बहिष्कार के चक्र को तोड़ने में मदद करती है। ठीक है, तो यह एक प्रयास करती है कि सभी तरह के जो वंचित वर्ग के लोग हैं, सभी तरह के जो बच्चे हैं, सभी को एक समान अवसर प्रदान हो, इस चीज़ों को ध्यान दिया जाता है। इसके बाद यह किसी भी क्षेत्र में उनकी क्षमता या कमजोरियों की परवाह किए बिना ही छात्रों को एक कक्षा या एक समुदाय में एक साथ लाती है। यह इन छात्रों की क्षमता को अधिकतम करने का प्रयास करती है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी होगा। एक समावेशी शिक्षा के अंदर ही ऐसा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि समावेशी शिक्षा से क्या तात्पर्य है। नियमित विद्यालयों में सभी प्रकार के बालकों को बिना किसी भेदभाव के स्वागत करना, शिक्षण का एक विशेष तरीका जिससे सभी बालक सीख सकें, कड़ी दाखिला प्रक्रिया को बढ़ावा देना या फिर शिक्षण के लिए विशेष विद्यालयों का प्रबंध करना या फिर प्रयोग किया जाना। बताइए इसका आंसर क्या आप लेंगे। ठीक है, वीडियो को पॉज करें और आंसर देने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो समावेशी शिक्षा का तात्पर्य होता है कि एक नियमित विद्यालयों में, ठीक है, जो रेगुलर स्कूल्स हैं उसमें सभी प्रकार के बालकों का बिना किसी भेदभाव के स्वागत करना, उन सभी बालकों को बुलाना और उनको एक प्रॉपर एजुकेशन के क्षेत्र में उनको समानता या समान अवसर उपलब्ध कराना ही होता है। ठीक है, समावेशी शिक्षा विविधता को स्वीकार करती है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। क्या बोल रहा हूँ कि जो समावेशी शिक्षा होता है वो विविधता को, ठीक है, विविधता को स्वीकार करती है। अलग अलग विविधता के सभी तरह के छात्रों को एक ही मंच पर लाने का प्रयास करती है। ठीक है, और यह एक नियमित कक्षा के माहौल में सामान्य बच्चों के साथ ही विकलांग बच्चों को भी शामिल करने का प्रावधान प्रदान करती है, ताकि उनको खुद से भी ये ना लगे कि हम जो है किसी तरह से हमको अवसर नहीं मिल रहा है। तो सभी तरह के बच्चों के साथ उनको शामिल किया जाता है। ठीक है, तो समावेशी शिक्षा का मूल सिद्धांत क्या होता है, तो सभी के लिए समानता और समान अवसर प्रदान करना चाहिए, अच्छी तरह से शैक्षिक योजना का निर्माण किया जाए, संसाधन के रूप में बहुभाषावाद का प्रयोग किया जाए, इन सभी चीज़ों को विशेष ध्यान दिया जाता है। राइट, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। 11 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन समावेशी कक्षा की मुख्य विशेषताओं में से एक है। शिक्षक कक्षा में विविधता के दायरे के साथ कक्षा को व्यवस्थित करते हैं, शिक्षक अक्षम बच्चों को विशेष ध्यान रखते हैं, या फिर शिक्षक मंद शिक्षार्थियों की सहायता के लिए विशेषज्ञों का समर्थन करना चाहते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर डी शिक्षक अक्षम बच्चों के प्रति सहानुभूति दिखाते हैं। बताइए क्या इसका आंसर आपको लेना चाहिए। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है कि शिक्षक जो है कक्षा में विविधता के दायरे के साथ कक्षा को व्यवस्थित करते हैं, कि इसमें सभी तरह के छात्र होंगे, चाहे वो नॉर्मल बच्चा हो या फिर स्पेशल चाइल्ड हो, अपंग हो, विकलांग हो, सभी को एक ही कक्षा के अंदर लाना है और कक्षा को व्यवस्थित करने का प्रयास करते हैं। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। 12वां प्रश्न है कि एक स्वालीनता ऑटिज्म से पीड़ित छात्र जो आयोजित सत्र की सामूहिक क्रियाकलापों को करने में कठिनाई का सामना कर रहा है कि सहायता करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि समावेशी दृष्टि के अनुरूप नहीं है। ठीक है, सामूहिक कार्य के दौरान उपयुक्त प्रत्यक्ष और लिखित सामग्री देना। ऑप्शन बी है बच्चों को कम शोर वाले विश्रांत वातावरण में युग्मों में
कार्य करने की अनुमति देना, ऑप्शन नंबर सी है बच्चे को विशिष्ट स्कूल में भेजना, या फिर ऑप्शन नंबर डी है सामान्य कक्षा में प्रतिकारी ट्यूटर की मदद लेना। बताइए क्या इसका सही आंसर होगा। अगर कोई ऑटिज्म से पीड़ित बच्चा है, कोई स्वलीनता से पीड़ित बच्चा है जो कि कोई सा भी क्रियाकलाप को करने में कठिनाई का सामना कर रहा है, तो ये चारों विकल्प में से कौन सा उसके लिए उचित होगा। तो याद रखिएगा बच्चे को विशिष्ट स्कूल में भेजा जाना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए समावेशी कक्षा में प्रत्येक छात्र को ज्ञान, कौशल, जानकारी तक पहुंच प्राप्त होती है जो सभी बच्चों के लिए उपलब्ध विकल्पों पे सुधार करती है, और हम जरूरी नहीं कि खुद को ज्ञान के क्षेत्र तक ही सीमित रखते हैं, बल्कि इसमें भावात्मक पक्ष और व्यवहार संबंधी पक्ष भी शामिल किया जाता है। देखिए जो समावेशन दर्शन होता है ना, मैं क्या बोल रहा हूँ इस चीज़ को, इस पॉइंट को थोड़ा सुनिएगा कि जो समावेशन दर्शन है, ठीक है, जो इंक्लूजन फिलॉसफी है, उसके अंतर्गत सभी बच्चों को विशेष रूप से उन बच्चों को एकीकृत करता है जिन्हें सीखने में कठिनाई होती है, और दूसरों के समान शैक्षिक अवसर प्रदान करता है। समान, ठीक है, दूसरों के समान ही शैक्षिक अवसर भी प्रदान करने का कार्य करता है। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा कि जो स्वलीनता और ऑटिज्म, ये जो विकार है जिसको हम ऑटिस्टिक डिसऑर्डर भी कहते हैं, या फिर बाल्यावस्था ऑटिज्म, या फिर कनेर की ऑटिज्म को व्यापक विकास संबंधी विकारों में सबसे आम और सबसे हैरान करने वाले और अक्षम करने वाले विकार के रूप में वर्णित किया जाता है। तो ऑटिज्म एक बहुत ही प्रॉब्लम वाली बात होती है। इसको मैं ऑटिज्म क्या होता है कोई कमेंट करके बताइएगा। कोई साइंस में पढ़ा है क्या कि ऑटिज्म किसको कहते हैं? ठीक है, ऑटिज्म किसको कहते हैं? कोई जानता है तो कमेंट करिएगा, नहीं तो मैं जो है इसको नेक्स्ट वीडियो में जरूर समझाऊंगा। ऑटिज्म क्या होता है, इसका कारण क्या होता है, कमेंट करके आप लोग बताइएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब आगे क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 13वां प्रश्न है कि शिशु विद्यालय स्तर पर सफल समावेशन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? पहला, पाठ्यक्रम नम्य और सुलभ होना चाहिए। ऑप्शन नंबर दूसरा कथन है कि केंद्र का भौतिक वातावरण बाधा रहित होना चाहिए। तीसरा है शिशु विद्यालय का कार्यक्रमों में शामिल कर्मियों का समावेशन शिक्षा पर गहन प्रशिक्षण होना चाहिए। कौन कौन सा विकल्प हमारा कथन के अकॉर्डिंग सही विकल्प होगा? केवल 1, 2 तथा 3, 1 तथा 2, या फिर 1, 2, 3 सभी? बताइए इसका आंसर क्या आप लेंगे? इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, तीनों जो कथन है बिल्कुल सही है कि शिशु विद्यालय स्तर पर जो सफल समावेशन जो होता है उसके लिए क्या क्या आवश्यक होता है। तो जो पाठ्यक्रम होना चाहिए नम्य और सुलभ होना चाहिए, बिल्कुल सही। केंद्र का जो भौतिक वातावरण होता है वो बाधा रहित होना चाहिए, और शिशु विद्यालय कार्यक्रम में शामिल कर्मियों को समावेशी शिक्षा पर गहन प्रशिक्षण होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, शिशु विद्यालय का क्या कुछ महत्व को आपको, जैसे ये सब जो पॉइंट है ना 1, 2, 3, ये शिशु विद्यालय का विशेष महत्व पर ही ये होता है। ठीक है, तो ये तीनों महत्व जो है किसका है? शिशु विद्यालय शिक्षा जो होता है उसका एक महत्व है, ये तीनों के तीनों। ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। चल बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर का प्रश्न है कि एक समावेशी कक्षा के लिए शिक्षकों को किस प्रकार की तैयारी की आवश्यकता नहीं होती? ठीक है, नहीं होती। व्यवहारिक व सामाजिक संक्रियाओं की संपूर्ण भागीदारी, समस्यागत क्षेत्रों के बालकों से शीघ्र और सतत संपर्क। ऑप्शन नंबर डी है निदानात्मक व उपचारात्मक प्रक्रियाओं का अधिकतर प्रयोग, और ऑप्शन नंबर डी है निम्न धैर्य स्तर। क्या इसका सही आंसर है आपको बताना है कि ये जो समावेशी शिक्षा होता है, कक्षा होता है, इंक्लूसिव क्लासेस होते हैं, उनमें जो शिक्षक होते हैं उसको किस प्रकार की तैयारी की आवश्यकता नहीं होती, आपको ये बताना है। इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी निम्न धैर्य स्तर, ये नहीं होने चाहिए। ठीक है, इसकी आवश्यकता नहीं है, बाकी इन सभी की आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। देखिए शिक्षकों के लिए क्या आवश्यक तैयारी होना चाहिए एक समावेशी कक्षा के लिए, और ध्यान से सुनिएगा। पहला क्या कि व्यवहारिक और सामाजिक संक्रियाओं की संपूर्ण भागीदारी होना चाहिए। शिक्षकों को बच्चों में व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देना चाहिए और सामाजिक परिवर्तन लाना चाहिए, तो व्यवहारिक वाला तो होना ही चाहिए। दूसरा है समस्यागत क्षेत्रों के बालकों से शीघ्र और सतत संपर्क उनको होना चाहिए। अगर कोई शिक्षक है तो कक्षा में उन्हें सहज बनाने के लिए समस्यागत बच्चों के संपर्क में करना आवश्यक है। मतलब अगर मैं टीचर हूँ और कोई वहाँ पे समस्यागत क्षेत्र का कोई बालक है तो उसकी सभी समस्याओं को मुझे समझ होना चाहिए, उससे उनको निदान कराने में हमको आना चाहिए। एक हमारे पास एक
शिक्षा होना चाहिए, मतलब कह सकते हैं हमारे पास ऐसी एक स्किल होना चाहिए ताकि उनकी समस्याओं को मैं ठीक कर सकूं। या फिर ऑप्शन नंबर तीसरा जो विकल्प है, निदानात्मक व उपचारात्मक प्रक्रियाओं का अधिकतर प्रयोग होना चाहिए। देखिए, उन छात्रों की पहचान करना महत्वपूर्ण है जो कठिनाइयों को सीख रहे हैं और कठिनाइयों को दूर करने में मदद करने के लिए उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करते हैं। इससे छात्रों को सामान्य स्तर की उपलब्धि हासिल करने में मदद मिलती है। और निम्न धैर्य स्तर की जगह होना चाहिए। धैर्य स्तर क्या होना चाहिए शिक्षक के अंदर, उस चीज को समझिएगा कि सभी वंचित बच्चों के साथ समान व्यवहार करने के लिए शिक्षकों के पास एक उच्च धैर्य स्तर होना चाहिए। नहीं तो कई बार टीचर होता है ना कि कोई बच्चा अगर कमजोर है तो उसको पढ़ाने में एकदम चिड़चिड़ाने लगता है, उसको ज़्यादा डांटने फटकारने लगता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे पास इतना धैर्य स्तर होना चाहिए कि हम सभी बच्चों को एक साथ एक समान रूप से उनको अवसर देके उनको हम पढ़ा सकें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 15वां प्रश्न की ओर। तो आज का वीडियो का 15वां और आखिरी प्रश्न है कि निम्नलिखित में से समावेशी कक्षा में कौन सी शिक्षक की भूमिका नहीं है। ठीक है, पहला, शिक्षक को अधिगम निःशक्त को शिक्षण के लिए अतिरिक्त समय देना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक को अधिगम निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। या ऑप्शन नंबर सी, बच्चों की आवश्यकता के अनुरूप बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए। या फिर ऑप्शन नंबर डी, शिक्षक को बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। बताइए इसका कौन सा आंसर जो है बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा कि शिक्षक को अधिगम निःशक्त बच्चों पर विशेष ध्यान नहीं देना चाहिए। ये शिक्षक की भूमिका नहीं है। ठीक है, आपसे पूछा गया कि कौन से शिक्षक की भूमिका नहीं है, तो अब जब हम टीचर हैं तो ऐसा तो नहीं होगा कि जो ऐसे बच्चे जिसको सीखने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं हो, सीख नहीं पा रहा है अच्छे से, उसके पास इतना लर्निंग स्किल कम है तो हम उसको छोड़ देंगे, ध्यान नहीं देंगे, ऐसा हमको नहीं करना चाहिए। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी जो है एक भूमिका, शिक्षक का इस प्रकार की भूमिका तो नहीं होनी चाहिए। बाकी ए सी डी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा जो कि इंक्लूसिव एजुकेशन से समावेशी शिक्षा के ऊपर था। 15 में से आपका कितना सही हुआ कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, तो अगर इसका और भी वीडियो क्वेश्चन चाहिए, हालांकि ये 15 क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना को जरूर करके जाइएगा। टाइम अगर मिला तो मैं इसका और भी क्वेश्चंस लेकर आऊँगा। ठीक है, तो कितना सही हुआ कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो, दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप अपना पढ़ाई करते रहें क्योंकि हॉस्टल वार्डन के एग्जाम के लिए अब ज़्यादा समय रह नहीं गया है। ठीक है, मिलते हैं किसी और में। इसमें इतना ही, धन्यवाद।